तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भूमकाल ऑर्गेनाइजेशन का नागपुर से, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है इस वेबिनार में बोलने के लिए। मैं आभारी हूं भूमकाल का, श्रीकांत का पर्टिकुलरली फॉर पिकिंग मी अप कि ये वेबिनार में मैं बोल सकूं। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने पहले भी 2-4 वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है जो माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब वर्कशॉप जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। ये पहली बार है कि दिल्ली से बाहर मैं कोई एक वेब सेमिनार अटेंड कर रहा हूं जो नक्सल मूवमेंट और माओइस्ट मूवमेंट के ऊपर डील कर रहा है। ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। बहुत पहले से ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में बोला था कि भारत का सबसे इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो माओइस्ट मूवमेंट है। तभी से माओइस्ट मूवमेंट गलत कारणों से सुर्खियां बनी रहती है। और पर्टिकुलरली मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओडिशा के ऊपर में डील करेगा, क्योंकि ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसमें माओइस्ट मूवमेंट के बारे में लोगों को बहुत कम बातें पता है। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि ओडिशा का माओइस्ट मूवमेंट एक स्पिल ओवर इफेक्ट है, आइदर फ्रॉम झारखंड का या फिर छत्तीसगढ़ का या फिर आंध्र प्रदेश का, लेकिन ये सरासर एक गलत सोच है। उड़ीसा का माओइस्ट मूवमेंट का एक अपना अलग इतिहास है, एक अलग अपना परिचय है। आप अगर उड़ीसा में देखोगे माओइस्ट मूवमेंट को, तो उड़ीसा का माओइस्ट मूवमेंट और नक्सलाइट मूवमेंट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसका इतिहास स्वाधीनता पूर्व भारतवर्ष से है। स्वाधीनता पूर्व का भारतवर्ष में भी उड़ीसा में बहुत सारा कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए हैं। मैं एक नाम पर्टिकुलरली लेना चाहूंगा, आलूरी सीताराम राजू, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पर्टिकुलरली अनडिवाइडेड साउदर्न ओडिशा में बहुत सारा कम्युनिस्ट मूवमेंट को लीड कर चुके थे। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वाधीन हुआ 1947 में, 1947 के बाद में पहली बार इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक्सपीरियंस हुआ था तेलंगाना मूवमेंट। और उस तेलंगाना मूवमेंट जो 1947 से 1951-52 तक, उसका बहुत विस्तार प्रभाव पड़ा था उड़ीसा के ऊपर, उड़ीसा के राजनीति के ऊपर, उड़ीसा के कम्युनिस्ट मूवमेंट के ऊपर। फिर जब चारू मजुमदार भारतीय कम्युनिस्ट इतिहास में जब आए 1967, उसी समय से 1967 से चारू मजुमदार का जो स्प्रिंग थंडर था, वही स्प्रिंग थंडर का बहुत ज्यादा प्रभाव उड़ीसा का कम्युनिस्ट, उड़ीसा का नक्सलाइट मूवमेंट में पड़ा था। उस टाइम में 1967 में उड़ीसा में चारू मजुमदार का लीडरशिप में बहुत सारे कम्युनिस्ट कैडर्स अनुप्राणित हुए थे, जिनमें से कुछ एक नाम मैं लेना चाहूंगा। उनमें से सबसे बड़ी नाम है नागभूषण पटनायक। कॉमरेड नागभूषण पटनायक एक तरह से बोला जाए तो वो उड़ीसा में माओइस्ट मूवमेंट का फाउंडिंग फादर बोला जा सकता है। कॉमरेड नागभूषण पटनायक, कॉमरेड डीवीएम पटनायक, कॉमरेड पूर्णचंद्र गमांगो, ये लोगों का लीडरशिप से 1967 से उड़ीसा में लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म अपना एक अलग पहचान बनाई हुई है। उस समय में 1967 से हम अगर देखेंगे तो उस समय से उड़ीसा का जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म था, इट वाज बेसिकली वो कन्फाइंड था सदर्न ओडिशा में, साउथ ओडिशा में। साउथ ओडिशा बोलने से कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, रायगढ़, नवरंगपुर, ये सब एरिया में नागभूषण पटनायक के लीडरशिप में लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म बहुत सारा आंदोलन में जड़ित हुआ था। उसके बाद आप देखिएगा 1980s, एक समय आया 1980 चारू मजुमदार का जब लीडरशिप था, चारू मजुमदार जब अरेस्ट हो गए, इंडो चाइना वार जब हो गया, उस टाइम में नागभूषण पटनायक वाज आल्सो जेल्ड। नागभूषण पटनायक को भी जेल में रख दिया गया था और बहुत सारा कम्युनिस्ट कॉमरेड जो उड़ीसा के थे उनको जेल में रख दिया गया था। तो उसका बाद वाला काल जो है, उसका बाद वाला पीरियड जो है, वो उड़ीसा का कम्युनिस्ट मूवमेंट में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में, उसको अगर हम देखेंगे तो उसको बोला जा सकता है एक डम्ब फेज। वहां पे ज्यादातर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ था। फिर एक फेज शुरू हुआ 1980s में। 1980s में जब के सीतारामैया के लीडरशिप में
पीपल्स वार ग्रुप बना आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव ओडिशा का लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, ओडिशा का माओवादी मूवमेंट के ऊपर पड़ा। उस समय पिक्चर में आए सब्यसाची पंडा। सब्यसाची पंडा उस टाइम वो हुआ करते थे, नागभूषण पटनायक जी का वो एक बहुत खास सहयोगी रह चुके थे उस टाइम में। लेकिन बाद में नागभूषण पटनायक और सब्यसाची पंडा में एक डिस्प्यूट आया, जो यूज ऑफ आर्म्ड टेक्टिक्स को लेके, उसमें उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट आया और नागभूषण पटनायक से सब्यसाची पंडा अलग हो गए और उन्होंने अपना एक कुई लबंग संघ बोल के अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको वो एफिलिएटेड किए के सीतारामैया के पीपल्स वार ग्रुप के साथ। और उसी जो एसोसिएशन हुआ सब्यसाची पंडा का और पीडब्ल्यूजी का, वो एसोसिएशन माओइस्ट मूवमेंट उड़ीसा में एक अलग छाप छोड़ दिया है। तो उस समय में हम अगर देखेंगे 80s ऑनवर्ड्स सब्यसाची पंडा के लीडरशिप में पीपल्स वार ग्रुप जो है वो उड़ीसा का बहुत सारा जिला में अपना अपना प्रभाव विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू, विभिन्न सोशल मूवमेंट के थ्रू, विभिन्न पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट के थ्रू, विभिन्न पीजेंट मूवमेंट के थ्रू वो अपना एक छाप उड़ीसा राजनीति में छोड़ने के लिए सक्षम था। पर्टिकुलरली मैं ये बता दूं, सब्यसाची पंडा का लीडरशिप में जो बहुत सारा चीजें हुई थी उस टाइम में, उसमें से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट उड़ीसा माओइस्ट मूवमेंट के का था, जो कि उड़ीसा का संस्कृति को उन्होंने माओइस्ट मूवमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश किया। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वो पीडब्ल्यूजी का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका एक सिस्टर कंसर्न था जननाट्य मंडली। वो जननाट्य मंडली को वो गांव-गांव लेके थ्रू स्ट्रीट प्लेज, थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ गाना बजाना, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स, उन्होंने लोगों को एक तरह से माओइस्ट मूवमेंट में योगदान करने के लिए अनुप्रेरित किया था। फिर उसी समय में 1985 में बोल रहा हूं, वही 1980s से 90s के बीच में जब पीडब्ल्यूजी अपना प्रभाव विस्तार कर रहा था उड़ीसा का साधन भाग में, जो बोलते हैं उस टाइम में कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, गंजाम, ये सब जिला में पीडब्ल्यूजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। आंध्र ओडिशा स्पेशल बॉर्डर जोनल कमिटी जो है वो पर्टिकुलरली उस एरिया में एक्टिव था। उसी समय में, उसी पीरियड में उड़ीसा का दूसरा एरिया जो है वेस्टर्न ओडिशा एंड नॉर्दर्न ओडिशा, वो एरिया में और एक माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है एमसीसी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, वो अपना प्रभाव विस्तार कर रहा था। माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर उड़ीसा में पर्टिकुलरली 1980s से लेके सुंदरगढ़, मयूरभंज और केउंझर, ये 3 जिला में बहुत ज्यादा एक्टिव था एमसीसी उस टाइम में। उड़ीसा जो हम लोग का पर्टिकुलरली सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ का विभिन्न एरिया है जो पर्टिकुलरली झारखंड से सटा हुआ एरियाज हैं, जो आपका वेस्ट बंगाल से सटा हुआ एरियाज हैं। इस एरिया में एमसीसी का बहुत ज्यादा प्रभाव। आपको तो पता है कि हम अगर ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे, माओइस्ट मूवमेंट को अगर देखेंगे, तो माओइस्ट मूवमेंट का इतिहास में उनका स्प्लिट और मर्जर, ये 2 चीजें जो है, स्प्लिट मतलब 2 अलग चिंताधारा और मर्जर मतलब 2 अलग चिंताधारा का विलय होना, ये एक बहुत ही असामान्य चीज है। ये लोग सोचते हैं कि डिवीजन हो जाने से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मूवमेंट वीक हो जाता है, लेकिन आप अगर माओइस्ट मूवमेंट को देखोगे कि जब जब उनका डिवीजन हुआ है, वो उनको एक मर्जर के तरफ ले गया। तो एक टाइम था पीडब्ल्यूजी अपना काया विस्तार कर चुका था सदर्न ओडिशा में, एमसीसी अपना काया विस्तार कर चुका था नॉर्दर्न एंड ओडिशा। उसी टाइम में, उसी पीरियड में और एक अंडर द करेंट चल रहा था, जो कि पीडब्ल्यूजी और एमसीसी दोनों को पास लाने के लिए वो ऑल इंडिया लेवल में उनका एक यूनिटी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। वो प्रोसेस चला अप टू 2004 तक। एंड 2004 में जब एमसीसी और पीडब्ल्यूजी दोनों का विलय हो गया, दोनों का मर्जर हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का जन्म हुआ, उस टाइम से आप अगर देखोगे उड़ीसा का माओइस्ट मानचित्र, उड़ीसा का माओइस्ट इतिहास बदल।
2005 में 2004 में आपका बना सीपीआई माओइस्ट। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 30 में से 19 जिला को, उड़ीसा का 19 जिला को वो नक्सलवाद इफेक्टेड जिला बोल के घोषणा कर चुका था 2005 में। एंड तभी से उड़ीसा में आप अगर देखोगे, आपको तो पता है कि माओइस्ट जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अंडर द कवर काम करते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जितना उनका फैक्ट सामने आया है उसमें हम लोग देखेंगे तो एक है आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमिटी, जो है सीपीआई माओइस्ट का एक स्पेशल जोनल कमिटी है। वो पर्टिकुलरली देखता है आपका सदर्न ओडिशा का पार्ट को, वो टेक्स केयर ऑफ द सदर्न ओडिशा, मतलब जो कोरापुट से लेके मलकानगिरी, गंजाम, आपका जो शुरू हो गया नवरंगपुर, रायगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट में AOBSZC आंध्र ओडिशा स्पेशल बॉर्डर जोनल कमिटी वो माओवाद को वहां प्रसार करता है। और इधर आपका कमिटी है ओडिशा झारखंड स्पेशल जोनल कमिटी, वो सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, मयूरभंज, केउंझर, ये पर्टिकुलरली ये एरियाज में माओवाद को विस्तार से देखता है। और एक कमिटी बना थोड़ी बाद में, जो कमिटी है ओडिशा छत्तीसगढ़ स्पेशल कमिटी, वो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो इलाका है उड़ीसा का, लाइक आपका बरगढ़, नुआपड़ा, कलाहंडी, ये सब एरिया जो है यहाँ पे वो माओवाद को विस्तार कर रहा है। तो अभी ब्रॉडली स्पीकिंग हम अगर विस्तार से बात कर सकते हैं तो 3 कमिटी जो है, ये जो 3 कमिटी मैंने आपका नाम लिया, एक आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमिटी, एक ओडिशा झारखंड स्पेशल जोनल कमिटी और एक ओडिशा छत्तीसगढ़ स्पेशल कमिटी, ये 3 कमिटी जो है ये ओडिशा में माओवाद का प्रसार और प्रचार का काम करती है। इनको छोड़ के बीच में एक कमिटी बना था, जब वो सब्यसाची पंडा जब अपना कैरियर का पिक में थे, उस टाइम में एक कमिटी बना था ओडिशा स्टेट कमिटी, और उसका सेक्रेटरी सब्यसाची पंडा थे। लेकिन बीच उसके बाद सब्यसाची पंडा, उनका एक डिफरेंस आ गया सीपीआई माओइस्ट के साथ, और वो अपना एक अलग दल बनाए, ओडिशा कम्युनिस्ट पार्टी, ओडिशा माओइस्ट पार्टी, OMP। फिर उसके बाद उनका अरेस्ट हो गया, उनका जेल जाना हुआ, तो वो पार्ट अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये है बेसिकली, मैं आपको ये बताना चाह रहा था उड़ीसा का जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, माओइस्ट का जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है उड़ीसा में, कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस इनको स्प्रेड कर रहा है। अभी ये सवाल आती है कि ऐसा क्या है कि उड़ीसा का इतना सारा एरिया माओवाद का कब्जा में है, और ऐसा क्या है कि इतना सालों तक ये सब एरिया में माओइस्ट मूवमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुका ना। ये मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी कुछ साल में से अगर आप ऑल इंडिया ट्रेंड देखेंगे तो सारा भारतवर्ष में एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे माओइस्ट वायलेंस का ग्राफ नीचे होते जा रहा है। ओडिशा इज ऑल्सो नो डिफरेंट। ओडिशा में भी लास्ट 5, 6, 7, 8 साल का आप अगर डेटा लेंगे, मैं आपका डेटा भी भेजूंगा, उस डेटा में आप देखेंगे तो अगर हम कैजुअलिटी को हिसाब करें तो यहाँ पे माओइस्ट वायलेंस और माओइस्ट रिलेटेड डेथ की संख्या हर साल कमती होते जा रही है। लेकिन इसी बेसिस पे हम अगर ये बोले कि उड़ीसा में माओवादी या माओइस्ट मूवमेंट वीक होते जा रहा है, तो दिस विल बी ए वेरी ओवर सिंपल स्टेटमेंट। इसको गहराई में हम अगर देखेंगे तो इसका गहराई ये है कि हाँ, हो सकता है माओवादी का हिंसा घटना में कम हुआ है, माओवादियों का लोगों को एनकाउंटर डेथ कम हुआ है, लेकिन अलग तरह से हम अगर इसको देखेंगे तो इसी बीच में माओवादी लोग और माओवाद यहाँ वहां ऐसे जगहों पे निकला है जो जगह का कोई भी माओइस्ट हिस्ट्री नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि सदर्न ओडिशा और वेस्टर्न ओडिशा का कुछ पार्ट्स दे उनका एक माओवाद हिस्ट्री है, वो इंडिपेंडेंस से पहले से है।
सीपीआई एमएल के तब समय से है, सीपीआई एमएल लिबरेशन के तब समय से है, पीपल्स वार ग्रुप के समय से है, एमसीसी के समय से है और सीपीआई माओइस्ट के समय से भी चल रहा है। लेकिन ये अभी का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, सीपीआई माओइस्ट बनने के बाद कुछ ऐसी जगह उभर के आई है जहां पे माओवाद लोग अपना प्रभाव विस्तार कर रहे हैं, वो कभी माओइस्ट रडार में था ही नहीं। मैं ऐसी जगह का नाम आपको बताना चाहूंगा, कलाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, नुआपड़ा, पर्टिकुलरली ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट रडार में कभी था ही नहीं। यहाँ पे जैसे कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब आदिवासियों की संख्या भी कम है। नॉर्मली ये बोला जाता है ना कि जहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां पे माओइस्ट प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन ये सब जो 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला, यहाँ पे दलित लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, ना कि आदिवासियों का पॉपुलेशन ज्यादा है। और फिर भी यहाँ पे पिछले कुछ सालों से माओवाद और माओवादी लोग अपना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ब्लॉक लेवल, वो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं। पिछले कुछ सालों में वहां पे एनकाउंटर डेथ भी हुए हैं। पिछले कुछ सालों से वहां पे बहुत समय में पुलिस रेड करके बहुत सारा माओइस्ट लिफलेट्स, माओइस्ट उनका जो इक्विपमेंट्स बरामद किए हुए हैं। बहुत सारा केसेस ऐसा आया है जहाँ पे माओइस्ट लोग ने उनका कॉन्ट्रैक्टर लोगों से रैंसम अदा किया है, ये सब चीजें हुआ है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सोचना बिल्कुल ही गलत है कि एक तरह जहाँ पे माओइस्ट रिलेटेड डेथ कम हो रहा है तो माओइस्ट वीक हो रहे हैं, ये सोचना थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन मुझे लगता है। क्योंकि डेथ एक अलग बात होता है, जोग्राफिकल स्प्रेड एक अलग बात होता है। आप अगर डेथ को काउंट करोगे और जोग्राफिकल स्प्रेड को नजर नहीं रखोगे, देन आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में होता है जब इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको उभर के आया, मेरा जो मैं आपको विस्तार से बताया, इसमें 2 चीज है। एक, उड़ीसा का माओइस्ट मूवमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ माओइज्म इन ओडिशा नया नहीं है, इसका एक अपना अलग इतिहास है। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने अपने समय में माओइस्ट मूवमेंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नागभूषण पटनायक टू सब्यसाची पंडा। और दूसरी बात, उड़ीसा का माओइस्ट प्रॉब्लम को आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ या झारखंड का स्पिल ओवर इफेक्ट बताना ये भी सरासर गलत है, क्योंकि उड़ीसा का माओइस्ट मूवमेंट अपना हिस्ट्री में ये साबित कर चुका है। पिछले कुछ सालों में आप अगर इस इतिहास को देखेंगे, यहाँ पे जेल ब्रेक्स हो चुके हैं, सीपीआई माओइस्ट लीडर्स लोग यहाँ पे जेल तोड़ के निकल चुके हैं बाहर। नयागढ़, पिछले कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, नयागढ़ बोल के एक जगह है उड़ीसा का, वहां का गवर्नमेंट आर्मोरी जो है, जहाँ पे गवर्नमेंट का सब आर्म्स एंड एम्युनिशन रहता है, माओवादी लोग उसको रेड करके वहां से प्लेंटी ऑफ आर्म्स एंड आर्मोरी लोड करके ले गए थे। पिछली कुछ सालों की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ का जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे विनील कृष्णा, उनको माओइस्ट लोगों ने किडनैप करके ले गया था। यहाँ का एक एमएलए थे, एमएलए मिस्टर माझी, उनको एमएलए रहते हुए उनको सीपीआई माओइस्ट का कैडर्स ने उनको मार गिराया था। तो ये सब चीज बोलने का मतलब ये है कि यहाँ का माओइस्ट अपना स्ट्रेंथ में या अपना क्या बोले, अपना काबिलियत में या अपना भयंकरता में वो झारखंड और छत्तीसगढ़ का माओवादी से कम नहीं। इनको कम आंकना भी एक गलती होगी। ये चीजें बोलने के बाद अब मैं आऊंगा दूसरी तरफ, जहां पे मैं ये कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या कारण है, क्या कारण है कि उड़ीसा में माओइस्ट मूवमेंट ग्रो किया है, और क्या कारण है कि इसका प्रचार एंड प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि उड़ीसा, मैं आपको पहले ही बोला था कि उड़ीसा का माओवाद के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं, क्योंकि उड़ीसा को लोग नॉर्मली उड़ीसा का इंप्रेशन है, उड़ीसा इज नोन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा इज नोन फॉर ए वेरी पीस लविंग स्टेट, शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पे है, यहाँ का कोई भी सांप्रदायिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सांप्रदायिक
दंगे यहाँ पे बहुत ही कम हुए हैं, गिने चुने ही हुए हैं। यहाँ पे जो कास्ट कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे बहुत ही कम ही होते हैं। लेकिन अलग तरफ हम देखेंगे तो माओवाद भी यहाँ पे अपना धीरे धीरे अपना काया पूरी स्टेट में विस्तार कर चुका है। तो क्या कारण हो सकता है इसका, इसके बारे में बात करने के लिए मैं पहले सब आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट है जमीन। आप अगर माओवाद का इतिहास को अनुध्यान करेंगे, 1967 में जब नक्सलबारी में आपका चारू मजुमदार के लीडरशिप में नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था, उसका प्राइमरी कारण था, उसका मूल कारण था जमीन। वही जमीन आज तक उड़ीसा में भी माओवाद का प्रभाव को बढ़ाने में जमीन एक मुख्य कारण है। पहले जब शुरुआत हुआ 1967 ऑनवर्ड्स, मैं उसके पहले का इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा। 1967 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, जहां जहां पे माओवाद अपना प्रभाव रख रहा था वहां पे आदिवासियों का जमीन एक्चुअली वहां का जो लैंडलॉर्ड्स जमींदार लोग थे, वो लोग जबरदस्ती उनका जमीन खींच ले जा रहे। कारण ये था कि आदिवासियों के पास अपना जमीन का कोई पट्टा नहीं था। उस हिसाब से वो लोग उसी जमीन पे चाष करते थे। और ये जमीन आदिवासियों के लिए सिर्फ एक रोजगार का मार्ग नहीं है, जमीन उनका परिचय है, जमीन उनका भगवान है। तो ये जमीन, ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पे हम लोग ओडिशा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ऑफ ओडिशा लैंड रिफॉर्म्स को उसका टारगेट अचीव करने तक नहीं ले पाया। तो इसका फलस्वरूप ये हुआ है कि बहुत सारा जगह ऐसा है जो जगह पे नक्सल लोग या माओवादी लोग अपना प्रभाव विस्तार कर चुके हैं, वहां पे वो लोग घुसने के लिए वो जो आदिवासियों का जो लैंड अलाइनेशन प्रॉब्लम हुआ था, वो लैंड अलाइनेशन प्रॉब्लम इनको एक एंट्री पॉइंट दे दिया कि आप वहां पे जाके आदिवासियों का शुभचिंतक बन के जमींदार लोगों के साथ फाइट करो, जमींदार लोगों को मार गिराओ, एंड इन द प्रोसेस आप अपना वहां पे बेस बनाओ। तो ये जमीन और जमीन का हरण, आदिवासियों जमीन का लैंड अलाइनेशन, ये मुख्य कारण है जो माओवादियों को एक एंट्री पॉइंट दिया उड़ीसा में विभिन्न जगह पे अपना प्रभाव विस्तार करने। 1980s ऑनवर्ड्स 80 मसीहा से 80s 90s एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस उड़ीसा में शुरू हुआ। 90 के बाद यहाँ पे मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग एक्टिविटी शुरू हुई। लेकिन जमीन का प्रॉब्लम वही रहा, क्योंकि जहां जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जहां जहां पे भी माइनिंग एक्टिविटीज हो रहा था, वो सब जगह ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, और वहां पे फैक्ट्रियां बनी, माइंस चालू हो गई। उसमें आदिवासियों का जमीन गया फैक्ट्री बनने के लिए, ट्राइबल लोगों का जमीन गया फैक्ट्री बनने के लिए। लेकिन चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं आप लोगों के पास कि ट्राइबल लोग वो जगह पे सालों से चाष कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन उनका वो जमीन का कागज उनके हाथ में। इसीलिए जब उनका जमीन भी चला गया फैक्ट्री बनने के लिए, लेकिन उनको वो रिलीव एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का कुछ फायदा नहीं। ये और एक बड़ा कारण है जो वही जमीन के माध्यम से फिर से माओवादियों को वहां अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका दिया। दूसरी, जमीन के बाद दूसरी चीज आती है, जो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपको बात कर रहा था, वहां पे दूसरी चीज आती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इंडस्ट्रीज खड़ी हो गए, इंडस्ट्रीज खड़े होने के बाद ऑब्वियसली इंडस्ट्री बना तो कुछ लोग डिस्प्लेस होंगे ही होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्री आ ही नहीं पाएगा। एंड उड़ीसा का जो मॉडल ऑफ ग्रोथ अभी चल रहा है, दैट इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल अभी चल रहा है उड़ीसा में। तो काफी सारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुई है।
and mostly the displaced people, according to one मतलब estimate, most of the displaced people, यहाँ पे ज्यादातर भाग जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं वो एक्चुअली आदिवासी समुदाय को बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, माइंस भी जंगल में है और माइंस के पास ही फैक्ट्री बनेगी। तो जहां भी फैक्ट्री बना है, जहां भी माइनिंग एक्टिविटीज हुआ है, वहां आदिवासियों ने अपना जगह जमीन खोया है। लेकिन जगह जमीन खोने के बाद उनको जो हम लोग का उड़ीसा, ये भी मैं बोल के रखता हूँ कि उड़ीसा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक जो पॉलिसी है, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, R&R पॉलिसी, ये वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन इसका जो बेनिफिट जो एक्चुअल जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंच नहीं पाया, जिसका बहुत बड़ा कारण है ये हम लोग ने जो अपना लैंड रिफॉर्म्स उड़ीसा में कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो लैंड का ओनर है एक्चुअल में उसके पास ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है कि वो एक लैंड का ओनर। तो ये लैंड अगेन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट में उनको बेनिफिट नहीं मिला। डिस्प्लेसमेंट में उनको बेनिफिट नहीं मिलने के बाद these people, these CPI Maoist and others, वो उसी डिस्प्लेसमेंट इशू को भी पिकअप किया। उन्होंने वो डिस्प्लेसमेंट इशू को पिकअप किया, बोला कि देखो ये तुम्हारा सरकार है, तुम्हारा जगह जमीन तुम्हारा ले लिया, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिला, हमारे साथ आओ, हम तुमको तुम्हारा सरकार देंगे। पीपल्स वार यहां से शुरू हुआ कि पीपल्स गवर्नमेंट टू पीपल्स वार, power flows from the barrel of gun and not from the ballot box. So विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरा कारण है जहां जो कि उड़ीसा में माओवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तीसरी चीज मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा, तीसरी चीज जो है वो उड़ीसा में, पर्टिकुलरली उड़ीसा का मैं आपको बात बताऊं कि उड़ीसा में माओवाद या नक्सलवाद जब अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, बहुत सालों तक उड़ीसा का सरकार इसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोल के अंडर द कारपेट रखना चाहता, हमेशा से इसको एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हिसाब से देखा गया, जिसका फल ये हुआ कि पुलिस के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया कि भाई आप ये लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आप इसको संभालो। लेकिन ये पूरी तरह से गलत सोच था। नक्सलिज्म और माओइज्म कभी भी एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बंदोपाध्याय कमिटी, उन्होंने पहली बार उसको आइडेंटिफाई किया, पहली बार पब्लिकली उसको आइडेंटिफाई किया, माना कि नक्सलिज्म जो है ये डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे उड़ीसा में क्या हुआ, उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जब बता के बहुत सालों तक उसको नेग्लेक्ट किया गया, तो इसी के ये इसमें क्या हुआ ना, पुलिस बिकेम ए विक्टिम ऑफ दिस रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी। पुलिस को छोड़ दिया गया, आप इसको संभालो, लेकिन पुलिस के पास उतना कैपेसिटी नहीं था कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। फल क्या हुआ, इसी रॉन्ग गलत सोच के कारण माओवादियों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए। जब इन्होंने डिक्लेयर किया, जब इन्होंने मानना शुरू किया, जानकी देवी पटनायक वाज द चीफ मिनिस्टर, जब देवी पटनायक जी चीफ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहली बार माना था 1980s में, 85। उन्होंने बोला था फ्लोर ऑफ द हाउस में कि इसके साथ जनता का समस्या भी है, लेकिन उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं हो पाया। जब फाइनली जो मैं बोल रहा था, अभी जो प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट आया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी मानना शुरू किया कि नहीं, इसमें विकास एक मुख्य कारण है जिसके वजह से माओइस्ट स्प्रेड हो रहा है उड़ीसा में। उस टाइम से उस समय तक क्या हुआ था ना, माओवादी लोगों का जो अंडर डेवलपमेंट, लोगों का जो इलिटरेसी, लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब वहां पे जो था, वो लोगों का जो पॉवर्टी, इसको अपना एक हथियार बना के वो लोग वहां पे पेनेट्रेट कर चुके थे। तब शुरू हुआ दूसरा दौर, जब गवर्नमेंट वहां पे कुछ डेवलपमेंट शुरू करना चाहता था,
कुछ अलग अपना मतलब प्रोग्राम्स वहां लाना चाहता था, उस टाइम में वहां पे माओवादी का अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा, जनता सरकार जो बोला जाता है वो वहां पे चल रहा था। वो इन लोगों को गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वर्क्स को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा वायलेंटली प्रोटेस्ट किया। वो वहां पे पहुंचने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हो जाएगा तो माओवाद खत्म हो जाएगा, ये उनको भी पता था। तो ये जो मैं बोल रहा था, ये जो रॉन्ग सोच था कि इसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोलना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो उड़ीसा में माओइस्ट लोगों को अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए दिया। तीसरा कारण मैं आपको और एक कारण जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये कारण है आप पिछले कुछ सालों से लगातार आप गवर्नमेंट से जो रिलीज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिलीज करता है पॉवर्टी रेशियो, तो वो अगर पॉवर्टी रेशियो हम अगर देखेंगे तो उड़ीसा इज वन ऑफ द वर्स्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट। हमने आपको बताया कि उड़ीसा में आयरन ओर्स हैं, उड़ीसा में मैंगनीज है, उड़ीसा में एल्युमिनियम है, उड़ीसा में बॉक्साइट है, उड़ीसा में काफी सारा इंडस्ट्रीज है। अब हमारे पास नाल्को है, हमारे पास राउरकेला स्टील प्लांट है, हमारे पास स्पॉन्ज आयरन है। एट द सेम टाइम हम ये भी मानना पड़ेगा कि उड़ीसा भारत का वन ऑफ द वर्स्ट दरिद्र स्टेट में से है। और ये जो गरीबी जो है, ये गरीबी जो है, ये कुछ समाज के कुछ श्रेणी में बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्शंस। लाइक मैंने आपको बताया था, आदिवासियों में गरीबी ज्यादा है, दलितों में गरीबी ज्यादा है। तो यहाँ पे आ जाता है वो एक टेड रबत गुर का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें ये होता है कि आदमी अपने आप को तुलना करता है कि हम एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन इसी जगह पे मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, बाकी दूसरे आदमी को खाने को मिल रहा है। एंड ये जो डेप्रिवेशन सिंड्रोम, ये जो डेप्रिवेशन है, इसको भी नक्सलाइट्स ने अपना एक अमोघ अस्त्र बनाया अपना काया विस्तार करने के लिए उड़ीसा में। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है डेमोक्रेटिक मिस गवर्नेंस। हम बोलते हैं हम गणतंत्र में हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जहां उड़ीसा में जो जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज है, वहां अगर आप जाओगे, वहां वक्त देखोगे तो वहां पे गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, शासन का जो प्रभावशाली अंग जो दिखाई पड़ेगा, वो आपको लगेगा खाली पुलिस। वहां पे अलग कोई शासन का अंग प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पाता। उसका कारण भिन्न है। वहां पे आप अगर देखोगे जो स्कूल्स हैं, वहां पे स्कूल्स तो हैं, बिल्डिंग मिलेगा आपको, लेकिन टीचर नहीं मिलेगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आप घुस जाइए जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, वहां पे जाओगे आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज के नाम पे एक बिग जीरो मिलेगा। वहां पे प्राइम मिनिस्टर का आपका जो ये महात्मा गांधी योजना, रोजगार योजना, ये चलता है पेन एंड पेपर। ऐसे बहुत सारा इंस्टांसेस है जहां पे डेड पर्सन्स के नाम पे ही मतलब लोग पैसा वहां का ले जाते। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डेमोक्रेटिक मिस गवर्नेंस एक मुद्दा है, एक मुख्य कारण है जो कि उड़ीसा में माओवादी लोगों को प्रोत्साहन दिया है। जैसे आपको पता है, यहाँ पे 2-3 एक्ट्स का मैं नाम लेना चाहूंगा। एक तो है आपका जो पेसा एक्ट। पेसा एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत अच्छा एक्ट है। ये पेसा एक्ट एक्चुअली ट्राइबल एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट के लिए एक तो मतलब क्या बोलूं, एक बहुत बड़ा एक्ट है गवर्नमेंट का। लेकिन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स
आदिवासी एरिया में, आदिवासी जिलाओं में पेशा का जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिसके वजह से गणतंत्र का जो फ्रूट, डेमोक्रेसी का जो फ्रूट लोगों को मिलना चाहिए, जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा। दूसरी एक्ट है, वो भी बहुत अच्छा एक्ट है, वो है ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको जो आदिवासियों का जो जमीन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सरकार का बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है बहुत सारा एरिया में उड़ीसा का, जिसके वजह से आदिवासियों को वो जो फॉरेस्ट राइट्स जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा। आदिवासियों को बात में जब कर रहा हूं तो मैं जो जंगल लघु जातीय पदार्थ, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट ने उनको दे दिया माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने का अधिकार, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज उनके पास है। लेकिन अगेन जब भी ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का बात आता है तो इसमें भी साहूकार, मिडिलमैन, दे बिकम ए chain to the exploitation of the people who should actually get the benefit of all these acts. So democratic misgovernance ये भी एक कारण है जो उड़ीसा में माओवाद को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी चीज मैं लाना चाहूंगा यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं कि उड़ीसा में माओवाद को क्या चीज है जो इसको बढ़ावा देता है या इसको सस्टेन करके रखा है, तो यहाँ पे एक चीज आता है, मैं लाना चाहूंगा सिक्योरिटी डिलेमा, जो आपको मानना पड़ेगा। मैं बोला आपको कि लॉ एंड नक्सलाइट मूवमेंट और माओइस्ट मूवमेंट कभी भी एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि माओइस्ट मूवमेंट और माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एंगल है। तो ये सिक्योरिटी एंगल जो है, इस सिक्योरिटी एंगल को मैं एक सिक्योरिटी डिलेमा की तरह आपके सामने लाना चाहूंगा। मैं आपको बोला कि 1967 से लेके अब तक उड़ीसा में माओवाद अपना काया बढ़ा चुका है। यहाँ का माओवाद, यहाँ का माओवादी, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। आज का डेट में ये खाली रूरल फेनोमेना या फॉरेस्ट फेनोमेना होके नहीं, यहाँ का जो बड़ा बड़ा सिटीज हैं, लाइक भुवनेश्वर जो हमारा कैपिटल है, कटक, राउरकेला जो इंडस्ट्रियल सिटी है, बारिपदा, ये सब बड़ा बड़ा सिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको माओइस्ट का प्रेजेंस बहुत बार सामने आ चुका है। सब्यसाची पंडा जो कि उड़ीसा का टॉलेस्ट लीडर मैं बोलूंगा माओइस्ट मूवमेंट का, उनको अरेस्ट किया गया था बरहमपुर, जहां पे वो छुप के रह रहे। वो छुप के कैसे रह सकते हैं? ही मस्ट हैव हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था वहां पे, तभी तो वहां पे रह रहे थे। बरहमपुर इज ए बिग सिटी। तो ये जो सिक्योरिटी डिलेमा का बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये उड़ीसा में ये सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाए रिलेटेड टू माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू मैनेज द सिक्योरिटी, परसेप्शन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सोच की कमी रही है उड़ीसा का पॉलिसी जो निर्धारण करते हो। अब देखिए इतना लंबा इतिहास है उड़ीसा का माओइस्ट मूवमेंट, यहाँ पे आप कैजुअलिटी भी देखेंगे तो काफी सारा कैजुअलिटी भी यहाँ पे हो चुकी है, काफी बड़ा बड़ा कांड यहाँ पे हो चुका है, काफी लोग मर चुके हैं, काफी एरिया माओइस्ट का चंगुल में फंस चुका है। लेकिन अभी तक एक स्पेशल फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उड़ीसा ने अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है, जो कि माओवादी स्पेशली जो ट्रेंड होंगे टू डील विद द माओइस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स, ऐसा फोर्स हम लोग के पास अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। उड़ीसा पुलिस जैसे मैं आपको बोल रहा था, बहुत सालों तक इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोल के उड़ीसा पुलिस के ऊपर छोड़ दिया गया। उड़ीसा पुलिस का इतना ट्रेनिंग नहीं है, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवाद के साथ उनको डील करने का उनका स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दिया।
It needs special training because Maovad is not a common law and order problem. चोरी डकैती का प्रॉब्लम ये नहीं है, ना कि ये सांप्रदायिक दंगा का प्रॉब्लम है। ये एक अलग तरह का प्रॉब्लम है जिसमें सिक्योरिटी को का दिशा ही अलग, सिक्योरिटी का मीनिंग ही अलग, तो इसका ट्रेनिंग उन्हें दिया नहीं, इसीलिए they are not capable of dealing with Maoist problem. And इसका और एक खराब रिजल्ट भी है कि बिकॉज उड़ीसा पुलिस इज नॉट कैपेबल, ये कैपेबल नहीं है माओइस्ट लोगों के माओइस्ट प्रॉब्लम को डील करने के लिए। उड़ीसा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस सीआरपीएफ हो गया, सीआरपीएफ जैसे फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। अब आप ये भी मान के चलिए कि सीआरपीएफ इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। सीआरपीएफ बैटालियन, डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआरपीएफ बैटालियन ये अनंत काल तक नहीं हो सकता। अगर आपको माओवाद जैसा प्रॉब्लम के साथ लड़ना है तो आपका अपना लोगों को आपको ओके हाँ सुनाई दे रहा है, आवाज आ रहा है? अच्छा, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, मैं जस्ट पानी पीने के लिए उसको वीडियो ऑफ किया था, कोई इशू नहीं है। तो चलेगा, चला हूं? हाँ कैरी ऑन करें, मतलब कंटिन्यू करूं? हाँ कैरी ऑन करिए सर, ये इतना बीच में जो है ये काट देंगे बाद में। ओके ठीक है, कैरी ऑन सर। हाँ तो ये जो सिक्योरिटी डिलेमा जो है, तो सीआरपीएफ के ऊपर हम लोग का बहुत सारा डिपेंडेंस है। तो सीआरपीएफ का जो डिपेंडेंस है, सीआरपीएफ का डिपेंडेंस ये मतलब मैं बोल रहा था, ये मतलब दिस इज ए टेम्पररी अरेंजमेंट, और इसके लिए आपको अपना पुलिस को स्ट्रेंथन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपना पुलिस जो है, उड़ीसा का स्टेट पुलिस जो है, जो वहां पे काम करती है माओइस्ट अफेक्टेड एरिया में, वो वहां पे लोगों को पहचानती है, वहां का लोकल लैंग्वेज जानती है, वहां का लोकल रूट्स को जानता है, वहां का लोकल टेरेंस को जानता है। इसके वजह से अगर उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग दिया जाए, अगर उनको ठीक तरह से वेल इक्विप्ड किया जाए, they will prove more successful than bringing some forces from outside, because सीआरपीएफ जो आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो उन टारगेट दिखा है कि आपको इतना दिखा, क्या होता है उनको लोकल लैंग्वेज पता नहीं होता है, वो वहां का मतलब लोकल लोगों को जानते नहीं है। एंड कोऑर्डिनेशन जो रहना चाहिए लोकल पुलिस का और पैरामिलिटरी, सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस का, वो एक बड़ा चीज होता है किसी भी माओइस्ट ऑपरेशन को सफलता दिलाने के लिए। लेकिन अभी तक जो कोऑर्डिनेशन का बात होता है, ये खाली ऊपर लेवल में दिखा जाता है। हाँ, सीआरपीएफ का डीजी आ गए, उड़ीसा डीजी पुलिस के साथ एक मीटिंग करके एक कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर्मुलेशन हो गया, बस यहाँ तक कोऑर्डिनेशन सीमित रह जाता है। लेकिन जहाँ पे हकीकत में जमीनी हकीकत ये है, जहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, उड़ीसा पुलिस काम कर रहा है, आपका उड़ीसा आर्म पुलिस काम कर रहा है, आपका सीआरपीएफ काम कर रहा है, आपका कोबरा बैटालियन काम कर रहा है, यहाँ पे जो मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये मल्टीपल फोर्सेस का बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन ऑन फोर्स मोबिलाइजेशन एंड मूवमेंट, ये सब चीज नहीं होने से ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है उड़ीसा का सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो वही एक सिक्योरिटी डिलेमा। अच्छा, बहुत सालों तक क्या हुआ कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा स्लोगन रहा एंटी नक्सल ऑपरेशन, बहुत सालों उड़ीसा में, पर्टिकुलरली उड़ीसा में। तो काफी
बजट एलोकेशन आप देखोगे तो बजट एलोकेशन में भी पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम में काफी पैसा दिया, क्योंकि एक टाइम था जब सब्यसाची पंडा एंड हिज ग्रुप वर वेरी एक्टिव। उस टाइम में एक था नॉर्मली थाना लूटना, थाना लूट के बंदूक छीन लेना एक आम बात हो गई थी उड़ीसा में। तो इसके लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम में बहुत सारा पैसा दिया गया, लेकिन जब पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम में पैसा दिया गया तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन खाली थाना का सशक्तिकरण, थाने को एक फोर्टिफिकेशन, उसको एक किला बनाने का तक सीमित रह गया। चारों तरफ उसको मतलब इतना ये लगा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए कि कोई वहां पे इलेक्ट्रिक वायर्स लगा दिए, अलार्म सिस्टम लगा दिए कि यहाँ पे कोई, दैट वाज द ओनली पुलिस मॉडर्नाइजेशन। वेयरएज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, नई भर्तियां और उनका प्रॉपर ट्रेनिंग, ये तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन अभी भी मैं आपको दुख के साथ बताना चाह रहा हूं कि हमारा उड़ीसा पुलिस में काफी सारा पोस्ट हैं जो अभी तक भर्ती नहीं हो पाया, वैकेंट नहीं हो पाया। एंड ट्रेनिंग तो मैं आपको पहले बता चुका था कि ये माओवाद लोगों के लिए डील करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग उनको मिलना चाहिए, जिसके वजह से दे कैन डील विथ दिस अनयूजुअल प्रॉब्लम ऑफ माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट। सो ये सब ये जो कुछ मेन कारण मैंने आपको बताया जिसकी वजह से उड़ीसा में माओवाद और माओवादियों को एक स्कोप मिला, उनको एक विंडो मिला टू गेट इनटू डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ उड़ीसा। मैं आपको बताया साउदर्न उड़ीसा में भी काफी सारा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, नॉर्दर्न उड़ीसा में भी काफी सारा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, वेस्टर्न उड़ीसा में काफी सारा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, और तो और कोस्टल एरिया जो कि रिलेटिवली अनटच्ड था माओइस्ट मूवमेंट से, अभी कुछ सालों में वहां पे भी कुछ सीरियस एक्टिविटीज सीपीआई माओइस्ट का नोटिस किया गया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है उड़ीसा में माओवादियों का स्प्रेड। हाँ, मैं आपको बता भी चुका हूं कि पिछले कुछ सालों से ऑल इंडिया ट्रेंड ये रहा है कि उनका मतलब वायलेंस रेशियो कम हो रहा है, डेथ रेशियोज कम हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो माओवाद जो है तो और उनका जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है, उनका जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि उनका जो स्प्रेड है वो काफी सारा बढ़ चुका है, नया एरिया उनका मैप में ऐड हो चुका है। तो ये सब जो चीजें हैं ये है मतलब ये मुख्य मुद्दा है जो अभी तक विस्तार से इसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स नहीं आया है। आया भी है कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज बने भी हैं, तो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका इम्प्लीमेंटेशन में ढेर सारा प्रॉब्लम्स है। जो वो प्रॉब्लम्स का एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज ये माओइस्ट कैडर्स को पहुंच जाता है कि उनको एक फिर से एंट्री करने का मौका मिल जाता है लोगों के दिमाग में और लोगों का एरिया में। तो ये सब जो इशूज हैं, लैंड अलाइनेशन से लेके, डिस्प्लेसमेंट से लेके, ट्राइबल अलाइनेशन से लेके, पॉवर्टी से लेके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लेके, आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट से लेके, दीज आर द मेन प्रॉब्लम। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सब चीजें जो है ये एक तरह से उड़ीसा में माओवाद को बढ़ावा दे चुकी है, बढ़ावा देती रही है। एंड इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमको ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा, ना कि हम केवल मस्तक गिनने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हेड काउंट करने से इसका प्रॉब्लम का कुछ समाधान नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू एड्रेस द इशू, आपका ये इशू को एड्रेस नहीं करोगे तब तक आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो माओइस्ट प्रॉब्लम है, ये हटने का नाम नहीं। तो अभी मैं अपना जो प्रबंध है उसका आखिरी हिस्से पे जाऊंगा। हमने अभी तक देखा कि उड़ीसा का नक्सल मूवमेंट का इतिहास के बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत की। उसके बाद हमने देखा कि क्या कारण है जिसकी वजह से माओइस्ट मूवमेंट उड़ीसा में इतने सालों तक अपना प्रभाव बना के रखा है। अभी मैं आखिरी हिस्से में जब आऊंगा बात करना चाहूंगा कि इसका ये जो समस्या है, मैं इसको एक समस्या के हिसाब से देखना चाहता हूँ।
ये इसको मैं आंदोलन के हिसाब से देखना नहीं चाहता हूं, मैं उसको एक समस्या के हिसाब से देखना चाहता हूं। ये एक राजनीतिक समस्या है। दिस इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड ये एक राजनीतिक समस्या है, तो इसका समाधान भी पॉलिटिकल या राजनीतिक होना जरूरी होता है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि उड़ीसा सरकार ने अपना एक स्टैंड ले चुका है कि जब तक माओवादी लोग अपना हथियार नहीं डालेंगे, हथियार का त्याग नहीं करेंगे, कोई तरह से उनसे बातचीत नहीं हो पाए। ठीक है, ये सरकार का जो स्टैंड है, मैं इसको सही ठहराता हूं। लेकिन इसके साथ भी मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में आप बातचीत का दरवाजा को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे नेगोशिएशन किस लिए आप नेगोशिएशन कर रहे हैं? आप शांति बनाए रखने के लिए नेगोशिएशन करेंगे, आप वातावरण में से भय हटाने के लिए बातचीत करेंगे, आपका जो डेवलपमेंट है उसके लिए बातचीत करेंगे। तो ठीक है, आप सीपीए माओइस्ट के साथ बातचीत बंद न मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने अगर अपना आर्म्स एंड एमुनिशन त्याग नहीं किया तो उनसे बात करना आपका जो स्टैंड है इसको मैं सही मानता हूं। उसके साथ आपको ये भी होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का एक ये भी फॉर्मूला होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस है जो आदिवासियों के विकास के लिए काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विस्थापन के विरोध में काम करते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि माओवादियों का विरोध में भी काम करते हैं, सिविल सोसाइटीज जो ग्रुप्स होते हैं। तो इनको एक साथ लाना पड़ेगा, इनको एक प्लेटफॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि बातचीत के माध्यम से एक 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 ऐसा रास्ता खुल जाए जिसमें कभी एक समय आएगा जहां पे माओवादियों लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है और लास्टिंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक पहला चीज मैं रखना चाहूंगा। दूसरा चीज मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, अभी हम मान के चलते हैं, अभी ये गवर्नमेंट भी मान के चलता है कि माओवादी एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ विकास का मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि इसके साथ विकास का मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो हमको मानना पड़ेगा कि अभी तक का जो विकास हुआ है उड़ीसा में, जो इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उड़ीसा में हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। तो जब तक ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट नहीं होगा, ये विकास अपना सही मायने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि माओवादी समस्या का समाधान के लिए पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, लोगों को विकास का पार्टनर, विकास का साथी बनाना पड़ेगा। आप जो ट्राइबल लोगों का जो जमीन चला जाता है इंडस्ट्री के लिए, कुछ पैसे हम अगर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए दे देते हैं, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब उनको वही जगह पे, उनका अपना जगह पे रख के उनको ऐसा कुछ वही विकास के साथ जुड़ना चाहिए कि विकास का बेनिफिट उनको कंटिन्यूअसली मिलते जाए, तभी जाके उनका जो अलाइनेशन है, ट्राइबल अलाइनेशन का जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो सकता है। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, लैंड रिफॉर्म्स को बहुत अर्जेंट लेवल पे इसको पूरा करना चाहिए। ये लैंड, क्योंकि लैंड ही है जो आज माओइस्ट मूवमेंट को इस लेवल पे लाके खड़ा किया है। तो लैंड का प्रॉब्लम है, जमीन का जो प्रॉब्लम है, लैंड अलाइनेशन का जो प्रॉब्लम है, ये लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से दूर हो सकता है। फिर मैं आपके सामने ये लाना चाहूंगा, जो कुछ भी गवर्नमेंट एक्ट्स है, जैसे मैंने आपके सामने रखा था पेसा एक्ट हुआ, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा था जो ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हुआ, ये सब जो भी ब्यूटीफुल एक्ट्स हैं, इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो और सही मायने में इसका जो फायदा जिसको पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंचे। फिर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक राजनीतिक प्रॉब्लम है, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा हमारा जो लोकल लेवल लीडरशिप है, पंचायत को, ग्राम पंचायत को, विलेज पंचायत को हम इतना एम्पावर करना पड़ेगा कि they actually will have the test of power, the test of governance,
द टेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, जो कि आजकल खाली सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप में सुनने को मिलता है, वो गुड गवर्नेंस का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो पंचायत के माध्यम से लोकल लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि गांव में जो रहता है उसके लिए दिल्ली बहुत दूर है, उसके लिए भुवनेश्वर बहुत दूर है, उसके लिए सरकार बोलने से उसका पंचायत है, उसका सरपंच है, उसका ब्लॉक प्रभारी है। तो उनके माध्यम से जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसका रूपांतरीकरण जो हो रहा है, उसका बेनिफिट जो हो रहा है, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से, प्रॉपर मॉनिटरिंग के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। तो लोगों के मन में जो सरकार के प्रति एक आक्रोश है वो दूर होगा। जब ये आक्रोश दूर होगा तो ऑटोमेटिकली माओवादियों के प्रति उनका जो ढलना होता है वो ढलना भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे सरकार के प्रति उनका ढलना शुरू हो जाएगा। अभी जो मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था, सिक्योरिटी डिलेमा के बारे में आपको बता रहा था, उसमें मैं बोलना चाहता हूं कि प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर रिक्रूटमेंट जब तक लोकल पुलिस में नहीं होगा, ये सिक्योरिटी डिलेमा हमेशा से एंटी नक्सल ऑपरेशन को प्रिवेंट करते रहेगा। तो समय आ गया है। अभी उड़ीसा में एक मैं बताना चाहूंगा कि सब्यसाची पंडा के अरेस्ट होने के बाद उड़ीसा में एक माओइस्ट लीडरशिप लेवल में एक वैक्यूम है। ये ऐसा एक समय है, इस वैक्यूम को गवर्नमेंट पॉजिटिवली अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। इस वैक्यूम को गवर्नमेंट फिलअप होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैक्यूम फिर फिलअप हो जाएगा तो और कोई सब्यसाची पंडा और कोई नागभूषण पटनायक खड़ा हो जाएगा। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस समय में लोकल रिक्रूटमेंट, ट्राइबल लोगों को सरकारी नौकरी या जहां पे इंडस्ट्रीज बने हैं इंडस्ट्रीज में उनको नौकरी, ऐसा करके एक बांध के रखना पड़ेगा, ताकि उनके और सरकार के बीच में जो एक गैप हो गया था जिसका बेनिफिट माओवादी लोग ले रहे थे, उस गैप को ब्रिज बना सके और लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्रिएट करके ये माओवादी समस्या का उड़ीसा से समाधान हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में हर आदिवासी माओवादी नहीं है या हर माओवादी आदिवासी नहीं है। इसको सोच में इसको दिमाग में रख के ऐसा पॉलिसीज बनाना पड़ेगा। एंड पॉलिसीज बनाना और पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करना, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि पॉलिसी बनता है स्टेट कैपिटल में, भुवनेश्वर में, एसी रूम में, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन होता है जहां पे जंगल है, जहां पे कोई ऑफिसर्स नहीं पहुंच पाता है। तो ये दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो वो पॉलिसी, वो गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट लोगों के पास पहुंचेगा। इधर एक होगा आपका डेवलपमेंट, एक होगा आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एक होगा आपका पॉलिटिकल प्रोसेस। ये तीनों का अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये माओवादी समस्या का जड़ से समाधान उड़ीसा से हो सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मुझे आपने अपना इस सेमिनार में बुलाया। और मैं सोचता हूं मैं अपना विचार आपके सामने में रखा हूं। आप अगर फिर आप मेरे से कुछ संवाद करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करना चाहूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।